नमस्कार आप सभी को। दैनिक करंट अफेयर्स के इस सेशन में स्वागत है आप सभी का। और आज के करंट अफेयर्स के अंतर्गत 4 से 5 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनका हमें डिस्कस करना है, जिनके बारे में हमें डिटेल जानकारी करना है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि रेगुलर बेसिस पे सुबह 8 बजे आपकी ये कक्षा मंडे टू फ्राइडे आपको देखने को मिल रही है। सैटरडे और संडे को ये कक्षा आपकी नहीं होती है, तो मंडे से फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 8 बजे इस सेशन में अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। सबसे पहला आज का जो टॉपिक है ये है ग्रीन स्कूल क्वालिटी स्टैंडर्ड के बारे में। ग्रीन स्कूल क्वालिटी स्टैंडर्ड, ठीक है। ग्रीन स्कूल क्वालिटी स्टैंडर्ड के बारे में बात हो रही है। आपसे पूछा जाएगा कि ग्रीन स्कूल क्वालिटी स्टैंडर्ड किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो ग्रीन स्कूल क्वालिटी स्टैंडर्ड जो शुरू किया गया है यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया है? यूनेस्को द्वारा। यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपको पेरिस में देखने को मिलता है। अब ये ग्रीन स्कूल क्वालिटी स्टैंडर्ड है क्या? आपको बता दें कि जो स्कूल हैं उनको ग्रीन स्कूल में कन्वर्ट किया जाएगा, उसके लिए कुछ मानक निर्धारित किए गए हैं। और इसमें है कि बच्चों को जो है पर्यावरण के प्रति, ग्लोबल वार्मिंग के प्रति और जलवायु परिवर्तन के प्रति, किसके किसके? जलवायु परिवर्तन के प्रति, ठीक है, और पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाएगा। बचपन से ही बच्चों को स्कूली कैरिकुलम जो है वहीं से इन चीज़ों को जोड़ा जाएगा और बच्चों को इनके बारे में डिटेल जानकारी दी जाएगी, जिससे बच्चे बड़े होकर के इस दिशा में काम कर सके, ठीक है। तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया है। जब हम यूनेस्को की बात कर रहे हैं, पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है जिसको बोलते हैं स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट। स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट, ये पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था। और हमने बताया था कि स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट में यूनेस्को ने बताया है कि जो महासागर हैं उनकी ऊपरी 2000 मीटर तक की जो गहराई है, यहाँ पे तापमान बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। और 1960 में ये जो गर्म हो रहे थे, तो 1960 के दशक तक 0.32 वाट पर मीटर की दर से, वर्ग मीटर की दर से गर्म हो रहे थे। लेकिन अभी 2023 में जो आंकड़ा आया है ये 0.66 वाट पर वर्ग मीटर के हिसाब से ये गर्म हो रहे हैं। तो बहुत तेज़ी से बदलाव समुद्र के तापमान में देखने को मिल रहा है। हम जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं, हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं, तो इससे जुड़ा हुआ एक फैक्ट मैं आपको और बता देता हूँ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। एक द्वीप है, ठीक है, जिसका नाम है गार्डी सगडुब। गार्डी सगडुब ये एक द्वीप है, ठीक है। और ये द्वीप इन दिनों चर्चा में है। द्वीप क्यों चर्चा में है? क्योंकि जिस देश से संबंधित ये द्वीप है उस देश ने क्या कर दिया है, इस द्वीप को पूरी तरह से लोगों को खाली करा दिया। मतलब ये आवासीय द्वीप था, लोग यहाँ पे निवास करते थे, जनसंख्या यहाँ पे निवास करती थी। लेकिन इस देश ने यहाँ से सभी लोगों को हटा दिया है। क्यों? क्योंकि ये द्वीप जो है ग्लोबल वार्मिंग के चलते, जलवायु परिवर्तन के चलते, समुद्र का तापमान और जल स्तर बढ़ने के कारण ये डूबने वाला है। और इसी के कारण ये देश, इस देश ने तुरंत ही एक्शन लेते हुए इसको खाली करा दिया। अब ये किस देश से संबंधित है? आपसे पूछा जाएगा गार्डी सगडुब किस देश से संबंधित है, तो आप बताएंगे ये देश आता है पनामा। मध्य अमेरिकी देशों के बारे में आपने यदि पढ़ा होगा तो मध्य अमेरिकी देशों में एक देश आता है पनामा। पनामा से ये संबंधित है। और पनामा में पनामा कैनाल या पनामा नहर भी आपको देखने को मिलती है। पनामा नहर वही नहर है जो अटलांटिक ओशन को प्रशांत से जोड़ती है। किसको किसको जोड़ती है? अटलांटिक को प्रशांत से ये जोड़ती है। ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो पनामा देश का गार्डी सगडुब नामक एक द्वीप है जो खाली करा लिया गया है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के चलते तापमान बढ़ा है समुद्र का, और समुद्र का जल स्तर भी बढ़ रहा है, जिससे इसके डूबने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और जब हम पनामा की बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा ISA का ये सदस्य भी है। किसका है? ISA का ये अभी सदस्य बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का ये सदस्य बना है।
और ISA की जब बात करते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करते हैं, तो इनका हेडक्वार्टर जो है ये गुरुग्राम में है। और ISA जो है ये इंडिया और फ्रांस, याद रखिएगा, इंडिया और फ्रांस का सहयोग से इसको प्रारंभ किया गया था। मतलब यदि संस्थापक सदस्यों में बात करें इसके, तो भारत और फ्रांस यहाँ पे आते हैं। तो इतनी चर्चा आपको पहले प्रश्न से हो जाती है। अब बढ़ते हैं हम दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक जो आपका संबंधित है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से संबंधित है, और इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम है सुहेलवा। क्या नाम है? सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसको टाइगर रिजर्व के रूप में बदला जा रहा है, टाइगर रिजर्व के रूप में इसको कन्वर्ट किया जा रहा है। बाघ अभ्यारण्य का इसको दर्जा मिल गया है। ठीक है, बाघ अभ्यारण्य का इसको दर्जा मिल गया है, बाघ अभ्यारण्य के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा। अब बात आती है कि सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य से संबंधित है? तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ है ये गोमती नदी के तट पर स्थित है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और योगी आदित्यनाथ की यदि हम बात करें तो ये गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे। और इनका जो गोरखपुर स्थान है, संसदीय क्षेत्र है, यहाँ गोरखपुर शहर में एक चिड़ियाघर भी बनाया जा रहा है जिसका नाम रखा गया है अशफाक उल्ला खां के नाम पे। तो ये भी याद रखना है कि अशफाक उल्ला खां के नाम पे चिड़ियाघर कहाँ बन रहा है, किस शहर में, याद रखना है। एक शहर पड़ता है गोरखपुर, ये पड़ता है हरियाणा में। क्या आप में से कोई बताएगा कि गोरखपुर का ये हरियाणा शहर क्यों न्यूज में था? कई बार मैंने इसकी चर्चा की है, ये आज का आपका होमवर्क है कि हरियाणा का जो गोरखपुर है वो क्यों चर्चा में था। अब इसी के साथ जब हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं टाइगर रिजर्व की, तो उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। पहला यहाँ पे टाइगर रिजर्व है दुधवा, जो कि लखीमपुर खीरी में है। दुधवा नेशनल पार्क भी है, तो दुधवा टाइगर रिजर्व। दूसरा टाइगर रिजर्व जो है वो है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ठीक है, तीसरा टाइगर रिजर्व जो है ये है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, और ये लेटेस्ट बना था अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। और चौथा जो सबसे लेटेस्ट बना था इसका नाम था रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पे याद रखना है कि जब अमनगढ़ टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व ये जिम कॉर्बेट का ही हिस्सा है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जिम कॉर्बेट का वो हिस्सा जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है उसको अमनगढ़ टाइगर रिजर्व के नाम से हम जानते हैं। और जैसे ही हमने बात किया जिम कॉर्बेट की, आपको याद आना चाहिए कि जिम कॉर्बेट का संबंध है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड का दूसरा टाइगर रिजर्व है राजाजी टाइगर रिजर्व। और राजाजी टाइगर रिजर्व पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि राजाजी टाइगर रिजर्व जो है यहाँ पे भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व इस टाइगर रिजर्व के अंतर्गत बनाया गया है, जिसको जयधर गुप्ता और विजय धसमाना ने मिलकर बनाया है। और सेकंड जो ये लोग बना रहे हैं, ये बना रहे हैं सह्याद्री टाइगर रिजर्व में, जो कि महाराष्ट्र से संबंधित है। तो पिछला भी जो हमने पढ़ा है ना, उसको भी याद करते हुए चलिए। और नोट्स बनाने का एक प्रॉपर तरीका मैंने करंट अफेयर्स के लिए विशेष रूप से बताया है, तो उसको भी फॉलो करते हुए चलिए। टाइगर रिजर्व की हम बात कर रहे हैं तो एक और टाइगर रिजर्व इन दिनों चर्चा में है जिसका नाम है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व की बात करें, इसका संबंध है मध्य प्रदेश से। आपको बता दें कि ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि पहली बार यहाँ पे दुर्लभ 4 सींग वाला जो हिरण होता है वो देखने को हाल ही में मिला है, और इसी के कारण दुर्गावती टाइगर रिजर्व चर्चा में है। आपको बता दें वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व अभी हाल ही में बना था। पहले इसका नाम हुआ करता था नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और अब इसी का नाम बदल दिया गया है। और आपको बता दें ये 3 जिलों में विस्तारित है मध्य प्रदेश के। पहला जिला आपका आता है सागर जिला, दूसरा जिला आता है नरसिंहगढ़, मध्य प्रदेश का दूसरा जिला नरसिंहगढ़, और तीसरा जिला आता है दामोह। तो मध्य प्रदेश के इन 3 जिलों में इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, जो कि अब नाम हो गया है वीरांगना दुर्गावती, और इसको टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट
कर दिया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे टॉपिक की तरफ। अभी तक देखो जितने अच्छे से यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज बताया जाता है उतने अच्छे से यूट्यूब पे आपको मिलेगा नहीं। एक घटना से दूसरी घटना को लिंक करके हमने देखा और दो ही प्रश्न में दो टॉपिक अभी तक देखा है, और दो टॉपिक से यदि हम प्रश्न बनाने लग जाएं तो 30 से अधिक प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा टॉपिक आता है यूनाइटेड नेशन से संबंधित। यूनाइटेड नेशन की जब बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। कौन है? एंटोनियो गुटेरस, ये इसके महासचिव। और जब हम एंटोनियो गुटेरस की बात करते हैं तो अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन के महासचिव द्वारा एक देश है जिसका नाम है इजराइल। इजराइल की सेना को बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की सूची में इन्होंने डाल दिया है। ऐसा आरोप लगा है इजराइल की सेना पे कि 8,000 से ज़्यादा बच्चों का नरसंहार फिलिस्तीन में इन्होंने किया है। ठीक है, फिलिस्तीन जो गाजा पट्टी में इन्होंने 8,000 से ज़्यादा बच्चों का नरसंहार किया है और उसी के कारण इनको इस सूची में डाला गया है। क्या पहले कोई इस प्रकार की कोई सेना किसी देश की सूची में पड़ी है? जी हाँ, बहुत सारे देश हैं, जैसे DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, यहाँ तक कि म्यांमार की सेना, ठीक है, जिसको जुंटा बोलते हो। फिर सोमालिया की जो सेना है उन पर भी ये आरोप लगे हैं मानवाधिकारों के उल्लंघन के। नाइजीरिया की सेना है, ठीक है, और सूडान की सेना है। इन सेनाओं पर ऐसे आरोप लग चुके हैं, तो ऐसी कोई पहली सेना नहीं है ये। और आपको बता दें, जब हम आर्मी की बात कर रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए अभी हमारे देश के 30वें सेना प्रमुख बने हैं, और जो नए हमारे सेना प्रमुख बने हैं इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ये हमारे नए सेनाध्यक्ष हैं, ये भी आपको याद रखना है। मनोज पांडे की जगह इन्होंने ली है। आगे बढ़ते हैं, अगला फैक्ट और महत्वपूर्ण है, शायद इसके बारे में आप सब जानते होंगे, लेकिन आज टेस्ट भी हो जाएगा यहीं पे कि कितनी जानकारी आप रखते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सरकार ने भी घोषणा किया है कि 3 करोड़ ये नए घर बनाएंगे। 3 करोड़ नए घर सरकार बनाएगी, ये अभी हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना की जब बात करते हैं तो इसको 2 भागों में देखा जाता है। पहला है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और दूसरा है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, या जिसको अर्बन बोलते हैं, यू से दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो 3 करोड़ नए घर बनने हैं, इनमें से ग्रामीण में 2 करोड़ घर और शहरी में 1 करोड़ नए घर बनने हैं। दोनों योजनाएं अलग अलग मंत्रालय द्वारा चलाई जाती हैं, ग्रामीण वाली अलग मंत्रालय और शहरी वाली अलग मंत्रालय द्वारा। जैसे ग्रामीण वाले की यदि हम बात करें तो 1 अप्रैल 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की बात करें तो 25 जून 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसको चलाता है आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय। और ग्रामीण को चलाता है ग्रामीण विकास मंत्रालय। कौन चलाता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय इस योजना को चलाता है। अभी तक यदि हम बात करें तो इन दोनों योजनाओं के तहत, आवासीय योजना के तहत, चाहे वो शहरी हो चाहे वो ग्रामीण, तो अभी तक 4.21 करोड़ घर जो है वो बन चुके हैं। और आपको यह भी बता दूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत यदि मैदानी भाग में कोई घर बनता है तो वहाँ पे 1.2 लाख 1,20,000 की सहायता, और यदि पर्वतीय क्षेत्र पे कोई घर बनाया जाता है तो 1.3 लाख, मतलब पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 1,30,000 और मैदानी क्षेत्रों के लिए 1,20,000 की सहायता दी जाती है। ठीक है, हालांकि इतने में घर नहीं बनता है, लेकिन इतनी सहायता के बाद व्यक्ति अपने से कुछ उसमें सहयोग करके अपनी चीज़ों को व्यवस्थित कर लेते हैं। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, मंत्रालय सबका पता होना चाहिए। और यहीं पे मैं आपका होमवर्क देता हूँ, भारत का जो नया मंत्रिमंडल है उसके बारे में आपने पढ़ लिया होगा, तो पहला होमवर्क यही है
कि ग्रामीण विकास मंत्रालय किसके पास है और आवास एवं शहरी मंत्रालय किसके पास है, ये दोनों आप हमें कमेंट बॉक्स में सूचित करोगे, कमेंट बॉक्स में हमें आप बताओ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं चौथा टॉपिक। आज का चौथा टॉपिक, आज के चौथे टॉपिक की जब बात कर रहे हैं तो बात हो रही है महाराणा प्रताप पर्यटक सर्किट के बारे में। महाराणा प्रताप पर्यटक सर्किट। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि महाराणा प्रताप पर्यटक सर्किट बन कहाँ पे रहा है, तो आप बताओगे कि ये बन रहा है राजस्थान में और 100 करोड़ रुपए की लागत से ये बन रहा है, जहाँ पे महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े हुए सभी स्थलों को कनेक्ट किया जाएगा। और यदि हम हिंदू कैलेंडर की माने तो इनकी 484वीं जो जयंती है ये 9 जून को मनाई गई। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 9 जून 2024 को इनकी 484वीं जयंती मनाई गई। इनके जन्म की यदि हम बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था कुंभलगढ़ में। ठीक है, 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ था और सिसोदिया वंश के ये मेवाड़ राजकुमार थे, याद रखना है। ठीक है, सिसोदिया वंश के मेवाड़ राजकुमार थे। 28 फरवरी 1572 को ये 13वें राजा इस वंश के बने थे और इनके पिता का नाम था उदय सिंह द्वितीय और इन्हीं के द्वारा राजस्थान का एक शहर है जिसका नाम है उदयपुर, ये बसाया गया था। इतनी जानकारी आपको पता होना चाहिए। इनके जीवन का एक प्रमुख युद्ध रहा है जिसको बोलते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। और हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें तो 18 जून 1576 को यह युद्ध हुआ था, जहाँ पे महाराणा प्रताप ने और मानसिंह की सेना आमने सामने हुई थी। मानसिंह मतलब अकबर के सेनापति के रूप में जिनको देखा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। टॉपिक संख्या 5 और ये आज का अंतिम टॉपिक है और ये संबंधित है एक हाई कोर्ट से, एक राज्य के हाई कोर्ट से संबंधित है। और ये हाई कोर्ट चर्चा में इसलिए आया क्योंकि पूरे भारत का ये पहला हाई कोर्ट है जिसने महिला कर्मियों को मासिक धर्म में अवकाश देने की घोषणा की। मासिक धर्म के दौरान महिला कर्मियों को अवकाश देने की घोषणा की है इस हाई कोर्ट में। मतलब इस हाई कोर्ट में कार्य करने वाली जो महिलाएं हैं मासिक धर्म के दौरान वो अवकाश ले सकती हैं। और ये हाई कोर्ट है कहाँ का, ये हाई कोर्ट है सिक्किम का। ठीक है, और जैसे ही हमने सिक्किम की बात की, आप जानते हैं यहाँ पे नए मुख्यमंत्री अभी बने हैं। ठीक है, जिनका नाम है प्रेम सिंह तमांग। नए नहीं, आप कह लीजिए पहले से थे, दूसरा टर्म इनका है प्रेम सिंह तमांग। ये दूसरी बार इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और इनकी पार्टी का नाम है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। सिक्किम में 32 सीटें हैं विधानसभा की, जिनमें से 31 सीटें जीतकर ये पार्टी सत्ता में आई है और इन्होंने पवन चामलिंग को हराया है। किसको हराया है? पवन चामलिंग को इन्होंने हराया है, जिनकी पार्टी का नाम था SDF या सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट। इस पार्टी को हराकर इन्होंने सत्ता हासिल की है। तो इतनी जानकारी आपके लिए। कैसा लगा करंट अफेयर्स का सेशन ज़रूर बताइएगा। और आज थोड़ी सी चर्चा, 2 मिनट की चर्चा नोट्स को लेकर हम कर लेते हैं कि नोट्स इसके कैसे बनाए थे। देखो, जैसे आज के विशेष सेशन में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की चर्चा हुई, ठीक है, टाइगर रिजर्व की चर्चा हुई और बायोस्फीयर रिजर्व की चर्चा हुई। दूसरी तरफ राजस्थान राज्य की चर्चा हुई, आपने देखा, ठीक है, सिक्किम राज्य की चर्चा हुई। योजनाओं में यदि हम बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना की चर्चा हुई, ठीक है। इसके साथ साथ वैश्विक संस्थाओं में बात करें तो यूनेस्को की चर्चा हुई और वैश्विक स्तर पे एक देश की चर्चा हुई जिसका नाम है पनामा। या इस टॉपिक को आप इन्वायरमेंट के टॉपिक में जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें जो हमने देखा है, आपके पास क्या होना चाहिए, एक पेज होना चाहिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क का, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क से जुड़े हुए कोई भी घटनाक्रम देखें तो वहाँ पे नोट कर लो। एक पेज राज्यों का होना चाहिए, जैसे भारत के जितने राज्य हैं सबका अलग अलग पेज, मतलब एक पेज राजस्थान का, एक पेज सिक्किम का होना चाहिए, इसी तरह एक पेज MP का होना चाहिए।
तो यहाँ पे राज्य से जुड़ी हुई जो घटनाक्रम है उसको नोट कर लो। जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपने देखा एक मध्य प्रदेश की थी, एक उत्तर प्रदेश की थी। आप जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पेज है उसमें जाके भी इसको नोट कर लो, और अलग अलग राज्यों में जैसे एमपी के थी तो एमपी की स्टेट में भी जाके उस फैक्ट को नोट कर लो। इससे क्या होगा कि दो दो बार रिवीजन हो जाएगा। जब कभी एमपी खोलोगे आप तो वहाँ से रिवीजन कर पाओगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पेज खोलोगे वहाँ से रिवीजन कर पाओगे। तो इसके लिए तैयार रहना होगा। इसी तरह से साइंस एंड टेक के यदि घटनाक्रम है उसको अलग नोट कर लो, ठीक है। विभिन्न स्पेस एजेंसियां हैं वैश्विक स्तर पे, उनको अलग नोट कर लो। इस तरह से अलग अलग पेज बनाओगे तो आपको भी याद करने में सुविधा होगी और बहुत बेहतर तरीके से आप चीज़ों को रिवाइज कर पाओगे। तो अपने जो नोट्स हैं उनको आप इसी तर्ज पर बनाइए। तो यहीं पे समाप्त करता हूँ मैं इस चर्चा को। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। और याद रखना है 10:30 पर मैं प्रत्येक दिन रात्रि में लाइव जुड़ता हूँ। यहाँ पे डेली का टास्क दिया जाता है, ठीक है। प्रत्येक दिन का यहाँ पे टास्क दिया जाता है और इस टास्क को आपको कंप्लीट करना होता है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।